पहले कॉर्पोरेट कनेक्शन में, क्योंकि हमेशा हमारे साथ एक कॉर्पोरेट जुड़ता है, तो इरेडा के मैनेजमेंट से आज बातचीत होगी। नवरत्न का दर्जा हासिल करने वाली कंपनी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के साथ साथ उन्हें वित्तीय मदद भी देती है। कंपनी के नए लोन और उसके डिसबर्समेंट में सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ देखने को मिली है और इसी पर कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत भी करेंगे। ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस पर भी सवाल पूछेंगे। एफपीओ लाने की क्या तैयारियां हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। विकास की तेज रफ्तार से देश में एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे पावर की मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर काफी जोर दे रही है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में लगातार तेजी आई है और इन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, प्रमोशन और आर्थिक मदद देने में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट यानी इरेडा का बड़ा योगदान है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा हासिल है। 1987 में आरबीआई से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर इसे रजिस्टर्ड किया गया। एनर्जी फॉर एवर के मंत्र पर फोकस कर रही इरेडा का मकसद न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को डेवलप करने और एनर्जी क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देना है। कारोबार विस्तार के लिए इरेडा लगातार कई कदम उठा रही है। पिछले महीने कंपनी ने बॉन्ड जारी करके करीब 1500 करोड़ जुटाए। वहीं लोन की मंजूरी और डिसबर्समेंट में इरेडा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। इरेडा के सैंक्शनड लोन में सालाना आधार पर करीब 387% का इजाफा हुआ है। वहीं लोन डिसबर्समेंट में करीब 68% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही CARE रेटिंग्स ने इरेडा की रेटिंग्स में भी बढ़ोतरी की है। कारोबार ग्रोथ के इन अहम ट्रिगर्स के साथ इरेडा की फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लाने की क्या प्लानिंग है, साथ ही लोन बुक और ग्रोथ के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है इरेडा का मैनेजमेंट। ऑलराइट, चलिए हम स्वागत करते हैं प्रदीप कुमार दास, CMD इरेडा। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया समय निकाला इस चर्चा के लिए। तो हम जिस तरह से ग्रोथ हुई है लोन डिस्बर्समेंट्स में, अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर लगभग 5 गुना है जो सैंक्शन किए गए हैं Q1 FY25 के आंकड़ों के लिहाज से। 5320 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर और लगभग 67% का इजाफा है अगर हम इसको कंपेयर कर देखें तो। अब सवाल प्रदीप जी ये इतना ही होगा कि इस बढ़िया नंबर के पीछे क्या वजह रही है, क्या क्या फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे? की बोरोवर्स की अगर कोई सूची हो, कोई लिस्ट हो जिसके बारे में आप बात करना चाहें तो वो बताइएगा। एवरेज टिकट साइज जो लोन सैंक्शन किए गए हैं उसका क्या रहा है? कुछ बुनियादी डिटेल सर बताइए। या कविता जी धन्यवाद। पहले तो मैं बताऊं, हमारा जो नंबर का ग्रोथ है ये लगातार हो रहा है, इसमें कोई नई बात है नहीं। और लिस्टिंग हम 6 महीना हुए हैं, इसलिए आप लोग 6 महीने से ज्यादा हमारे बारे में, कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए रुचि रखे हैं। बट 4 साल 1 क्वार्टर हो चुका है, ऑलमोस्ट कितना हो चुका, 17 क्वार्टर हो चुका है। अभी लगातार नंबर में वृद्धि और जो गवर्नेंस का क्वालिटी है उसमें भी वृद्धि हुआ है। हम लोग पहला सरकारी कंपनी है जो इस साल हमारा एनुअल जनरल मीटिंग 24 जून को खत्म कर चुके हैं। अधिकतर कंपनी में अभी उनका अकाउंट्स क्लोजिंग, ऑडिट ये सब चल रहा है। दूसरा, हमारा क्वार्टर अकाउंट्स जो प्रोविजनल हम 30 तारीख तक का जो भी व्यापार हम किए हैं, 30 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज को हम कम्युनिकेट कर दिए हैं। हमें ये इंडिकेशन था कि आज आप लोग बुलाएंगे, पूछेंगे, तो हमने सोचा कि हम आने के पहले हम स्टॉक एक्सचेंज को ही बता देते हैं, ताकि हम ऐसा कोई बात ना बोले जो आपको बोले और वहां ना जाए। क्योंकि हमने गवर्नेंस पे काफी ध्यान रखते हैं और हमारे सारे एम्प्लॉय मिलकर काम करते हैं। नंबर वृद्धि होने का एक दो का बड़ा कारण ये है कि जब हमारा जो IPO आया, हमारा नेटवर्थ बढ़ा। नेटवर्थ बढ़ने में हमारा बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ा। नहीं तो हमारा CRAR काफी नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट 15-16 तक पहुंच गया था। ये होने के बाद 24 तक आया, फिर मार्च में 20 तक आया। तो हम कोशिश करेंगे ये CRAR को हमेशा हेल्दी 17-18 के आसपास रखेंगे। और एक तो इक्विटी बढ़ना और दूसरा टीम का मनोबल बढ़ना कि हाँ हम ये कर पाएंगे। और जो हमारा IPO हुआ, इन्वेस्टर हमारे ऊपर इतना भरोसा और ट्रस्ट दिखाया लास्ट 6 महीने में, तो उसके लिए टीम का काफी मनोबल बढ़ा है। तो जिसके चलते टीम और ज्यादा एंथुजियाज्म होकर काम कर रहे हैं।
बट हमारा स्पीड के साथ-साथ हमने गवर्नेंस को भी काफ़ी महत्व दिया है। जैसे सबसे जल्दी से जल्दी ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करना और हर क्वार्टर में पूरा फुल ऑडिटेड रिजल्ट, बाकी कंपनी लिमिटेड रिव्यू करते हैं, हम पूरा ऑडिट करा के देते हैं। अभी भी जून क्वार्टर का जो ऑडिटेड रिजल्ट बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे लाके देने के लिए। और हमारा भारत सरकार हमें नवरत्न स्टेटस देने के बाद ऑलरेडी हमें 2-3 एजेंसी हमारा रेटिंग इंप्रूव कर चुके थे उसका पहले, लेकिन एक एजेंसी के पास बाकी था केयर रेटिंग जो आपने बताया, तो वो भी अभी ट्रिपल ए स्टेबल दे दिए हैं। संजोग की बात है, जिस दिन उन्होंने दिए उसी दिन हम मार्केट में गए थे, तब तक मार्केट शायद इस चीज़ को कैप्चर नहीं किया था, लेकिन हमारा जो बोरोइंग हुआ वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट में 1500 करोड़ हम 7.42 में 10 बिल्कुल, साल कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सवाल आपसे अब ये है कि आपने जो अपने लिए FY25 का टारगेट डिसबर्समेंट का रखा था उसका 14% लगभग अचीव कर ही लिया है। अब मुझे बताइए कि अब आपका आगे क्या प्लान है? 3 क्वार्टर्स हैं FY25 के, तो किस तरह से आप इस घड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं? और मेरे ख्याल से 38,200 करोड़ रुपए का जो कोर्स है आपका अचीव करने का, वो उतना ही है या उसके आगे अब टारगेट आपने बढ़ाया है? देखिए, हम एक सरकारी कंपनी है, तो भारत सरकार का जो मापदंड है, नियम है कि हमें एक एमओयू साइन करना पड़ता है साल में। एक बार वो एमओयू साइन करने के बाद हमारे टीम का यही प्रयास रहता है कि आप नंबर को साइड में रखिए। अगर हम सिर्फ नंबर को देख के करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी अप्रेजल में डेट पड़ सकता है। सिंस हम 37 साल से यही काम कर रहे हैं और हमारा सबसे ज्यादा तजुर्बा है और हमारा एक कल्चर बना है कि हम नंबर पे फोकस नहीं करेंगे, फंडामेंटल पे फोकस करेंगे। क्वालिटी अप्रेजल हो, क्वालिटी रिव्यू मॉनिटरिंग हो, क्वालिटी गवर्नेंस हो। 4 साल से लगातार हम करते आ रहे हैं और लगातार जो भी आंकड़ा हम हमें दिया जाता है भारत सरकार से, हम उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस साल तो उस आंकड़ा तक पहुंच पाएंगे, उस हो सकता है उससे भी आगे जा पाएंगे, बट ये समय बताएगा। लेकिन आंकड़े पे मैं नहीं जाऊंगा। तो आप लोग हमेशा पहले पूछते हैं कि कोई भी नंबर हम बताएं, कहीं मुझे लगता है कि मैं मेरा टीम को इन्फ्लुएंस करूंगा कि नहीं हमारा इतना अचीव करना जरूरी है। ऐसे नहीं है। हमें अगर क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, हम हो सकता है करेंगे भी नहीं। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और मार्केट में इतना डिमांड साइड इतना अच्छा है रिन्यूएबल का, और कंट्री का टारगेट जो है 500 गीगावाट पहुंचना है, अभी 193 गीगावाट हुआ है। तो काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है। हमें सिर्फ अपना सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए हमारे क्वालिटेटिव मैन पावर, क्वालिटेटिव सिस्टम पर अप्रेजल, क्वालिटेटिव सिस्टम पर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, इसको हम फोकस करें, नंबर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और ये हम ऑलरेडी लास्ट 3-4 साल में उसको प्रमाण कर चुके हैं, आगे भी इसको करेंगे। हमारा ऐसे कोई स्पेसिफिक नंबर कि हमें इस महीना इतना करना है, उस महीना इतना करना है, नहीं है। तो जो साल का टारगेट हम ऐसे बिना टारगेट करते हुए हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, तो हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। बाकी आपने शुरू में एक प्रश्न उठाया था कि आईपीओ के लिए, नहीं, हमारा इच्छा है कि हम इस साल दोबारा एफपीओ के लिए एफपीओ दोबारा चले जाए इस साल, क्योंकि हमें इक्विटी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा साल का अंत में, क्योंकि सरकारी प्रोसेस है। जी। भारत सरकार का 75% ओनरशिप है। जी। हम जो भी करेंगे इस मामले में, जो भी फ्रेश इक्विटी लेने जाएंगे तो उनका नेचुरल डायल्यूशन होगा। तो बिल्कुल। दीपम इसका अथॉरिटी है, सो दीपम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाकी एजेंसी, हमारे एमिनरी एजेंसी मिलके वो करेंगे तय कि कब देंगे, क्या करेंगे। बट हम उम्मीद करते हैं हमें अगर इस साल का अंत तक मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक नहीं है। होगा तो अगले साल बिगिनिंग में हो सकता है मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय निकाला आपने, धन्यवाद। तमाम सवालों के जवाब दिए उसके लिए धन्यवाद।